नाउ लेट्स हाइड दिस अप और हम लोग अब बात करेंगे अपने एग्जामिनर भाई से। हम लोग एक ऑथेंटिक सोर्स से पूछने वाले हैं। काइंडली आप लोगों की यहाँ पे मुझे अटेंडेंस और आप लोगों की जो अटेंटिवनेस है वो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग अब उस इंसान से बात करेंगे जो कि हमें बताएगा कि हम लोग आने वाली अटेम्प्ट में फेलियर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आस्किंग स्ट्रेट फ्रॉम द एग्जामिनर। इसमें मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑन कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें देखेंगे कि बच्चा फेल क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए इस फेलियर को अवॉइड करने के लिए। सबसे पहले जो बात एग्जामिनर तकरीबन रोक कहता है कि जनाब बच्चा जो है वो तमाम सिलेबस के एरियाज को कवर नहीं करके आता। 15% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या इवन उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 40 से 48 के दरमियान फेल हो रहे होते हैं। वो पास हो सकते हैं और वो इजीली पास हो सकते हैं अगर वो इन तमाम एरियाज को कवर करके गए हों। इसकी मेन रीजन वही हमारी सिलेक्टिव स्टडी। ले जनाब, वो रीजन में से एक रीजन एग्जामिनर ने भी आपको ऑथेंटिकेट कर दी, बता दी कि वो बच्चा तमाम सिलेबस के एरियाज को टच करके नहीं आया होता, उसको बस उन्हीं एरिया से प्यार होता है जो कि उसको पसंद हो। उसके बाद अकाउंटिंग के जो फॉर्मेट्स है ना, वो इस लेवल के ऊपर बच्चा सीधे से ही ओवरलुक कर देता है, उसको प्रॉपरली फॉर्मेट्स बनाने नहीं आते। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि बार बार अपने टीचर से अपने फॉर्मेट्स को चेक करवाना है कि बताएं मेरे फॉर्मेट्स ठीक हैं या नहीं, क्या मैं इनमें ठीक से वैल्यू पुट कर पा रहा हूं या नहीं, मैंने वर्किंग कैसे करनी है, मैंने वर्किंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने अपने सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है। क्योंकि अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स के अंदर ना स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलती है। तो ये चीज आपने हमेशा मेक श्योर करनी है। उसके बाद एग्जामिनीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक स्किप करने पे उनका फोकस रहता है और वो बहुत ही हाफ हार्टेडली तैयारी करके आते हैं इस अजम्पशन के साथ कि ये चीज टेस्ट नहीं होगी। भाई आप लोगों को कौन सा रात में ख्वाब आता है जिससे आप लोगों को ये पता लगा लेते हैं कि ये अगर चीज लास्ट अटेम्प्ट में आई है और इसमें नहीं आनी। तो सबसे पहली बात कि हम लोग तमाम एरियाज को कवर करके नहीं जाते। उसके बाद हम लोग को अकाउंटिंग फॉर्मेट्स बनाने नहीं आते। उसके बाद हम लोगों की जो तैयारी होती है वो बहुत ही बेदिली से होती है। अगर मैं इसको ठीक से लिख पाऊं, बेदिली, और इस अजम्पशन के साथ होती है कि ये टॉपिक लास्ट टाइम टेस्ट हुआ, इस दफा टेस्ट आउट नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी रीजन, मैं इस रीजन को सबसे ऊपर रेट करूंगा कि अगर आप लोगों को एक सवाल आता है ना अकाउंटिंग के पेपर में, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप लोगों को एक सवाल आता है, फॉर एग्जांपल कैफ 1 के अंदर पार्टनरशिप एक टॉपिक है और आपने तैयारी करते हुए पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और एग्जाम के अंदर भी उसका एक बहुत अच्छा आसान सवाल आ गया, मगर वो आसान सवाल जो था वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था। अब बच्चे क्या करेंगे, उस सवाल के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे और अपना 1-1.5 घंटा उसी सवाल पे सर्व कर देंगे और उसके बाद जब वो वापस आके देखेंगे तो 80 मार्क्स का पेपर रहता होगा और उनके पास टाइम अगला 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम उनके पास मौजूद होगा। तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज नहीं करना। आप लोगों ने उतने सवाल को सॉल्व करना है जितना आप लोग उसके रेलिवेंट टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर सकें, उससे आगे नहीं जाना। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं कि उसको करने के बाद एक पेज उसके लिए छोड़ दें कि अगर आपको बाद में कभी टाइम मिला, लास्ट 15 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, तो आप वापस आकर वो सवाल कंप्लीट कर लें। बट हर सवाल को उसकी ड्यू केयर के मुताबिक सॉल्व करें, हर एक को उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक लेके चले, ना कि एक सवाल को इतना ज्यादा टाइम दे दें कि आप बाकियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दें।
फिर बच्चे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, ज्यादातर वो रिलाय कर रहे होते हैं पास्ट पेपर्स के ऊपर। तो जहां पर आए कि आपने एक ट्रिकी सवाल दिया और जो चीज पहले कभी उसने पूछी ना हो, वहां पर वो फ्लैट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने एक अच्छी सफिशिएंट प्रैक्टिस करके जानी है, हर चीज को प्रॉपर एंगल से देख के चलना है। मैं स्पेसिफिकली इस वक्त कैफ वन वालों से मुखातिब हूँ, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली अपने तमाम एरियाज को फोकस करें, फॉर्मेटिंग अपनी ठीक कर लें, तमाम पेपर्स को तमाम टॉपिक्स को पूरे दिल के साथ तैयार करें। ये अजम्पशन छोड़ दें कि वो टेस्ट हो चुका है तो शायद इस दफा टेस्ट ना हो, और पेपर में जाकर ये गलती ना करें कि आप एक सवाल के ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहे हो। नाउ कैफ टू वाले हजरात जरा मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। कैफ टू इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। मुझे नहीं पता बच्चे खाली इसको इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं। आई मीन किसी से भी पूछो ना कैफ टू, वो आपको एक ही वर्ड बोलेगा, सर इको, इकोनॉमिक्स। यार उसके आगे फाइनेंस का वर्ड भी लगा हुआ है। आप लोग इस बात को इतना अंडररेट क्यों कर देते हैं? फाइनेंस के का एक अच्छा पोर्शन आपके सिलेबस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि बच्चों को मना किया जाता है कि वो सिलेक्टिव स्टडी ना करें। यहां पर भी वो सिलेक्टिव स्टडी कर रहे होते हैं। अगेन वही फेसबुक वाली बात मैं यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे गुमराह करने वाले लोग वहां पर मौजूद होते हैं, तो इनसे बच के रहें और अपने टीचर की बात ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। अच्छा, फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एग्जामिनीज होते हैं, वो रिक्वायरमेंट को तो उन्होंने पढ़ना ही नहीं होना होता, वो बस वही लिख के आएंगे जो उनको आता है। और पार्ट बी के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप लोग उनको खुदारा सॉल्व करने ना बैठ जाएं। ये मैट्रिक इंटर नहीं है जहां पर अगर 22 में से 18 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं तो जो अगर आप ऊपर 2-3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसके मार्क्स भी आपको गलती से मिल जाएंगे। ऐसा यहाँ पर कभी भी नहीं होता। आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाना, वो सवाल अटेम्प्ट करें, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सवाल अटेम्प्ट करें जो कि आपको आता है। और सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को खुदा के वास्ते प्रॉपर्ली पढ़ लिया करें। एग्जामिनर आपसे अलिफ पूछ रहा होता है, आप लोग उसको बे पे ते से पता नहीं पूरी अलिफ बे उसको सुना के आते हैं, बट अलिफ नहीं उसको सुना के आ रहे होते आप लोग, ठीक है। अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर लें, अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है कैफ टू, इसके अंदर आप लोगों ने 3 तरीके से अपना आंसर को ड्राफ्ट करना होता है। एक थ्योरेटिकली, उसके बाद न्यूमेरिकली, और फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर भी। तो इन तीनों के ऊपर आपका इक्वल फोकस होना चाहिए। और उसके बाद वही बात जो मैंने आपसे पहले की कि एग्जामिनीज जो हैं वो बातें बता के आएंगे जो कि उन्होंने याद की है। उन्होंने तो बस वो रिप्रोड्यूस करना है जो कि उन्होंने तैयार किया हुआ है, ये नहीं देखना कि सवाल क्या है। मूविंग ऑनवर्ड्स, कैफ 3 वाले हजरात काइंडली, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड इस वक्त मौजूद है, और मैं अगर अटेंटिव्स में जाकर देख सकूं तो इस वक्त कैफ 3 की तादाद अगर अपना हैंड रेस करके मुझे बता सके तो क्या वो अटेंटिव है या नहीं। अब बात करते हैं कैफ 3 के ऊपर। कैफ 3 का एक सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपसे शेयर किया कि ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है जो कि एएफसी से आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही स्टार्टिंग में दे दिया जाता है, जिसके अंदर 2 लॉ शामिल होते हैं, एक एम लॉ, एक सी लॉ। तो एएफसी का वो मासूम बच्चा जो अभी अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से निकला होता है, वो इसके चंगुल में आते साथ ही ऐसा फंसता है कि उसको एंड तक फंसा के रखता है। बट बिलीव मी, इसको पास करने में कोई मुजायका नहीं है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी की जानिब ना मोड़ दिया जाए, क्योंकि अगेन आई वुड से कि बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले मौजूद होते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके साथ साथ चूंकि ये लॉ का पेपर है तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काफी काम होना चाहिए, आपकी राइटिंग के ऊपर काफी काम होना चाहिए, आपकी एक्सप्रेशन डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी के ऊपर काफी काम होना चाहिए। आपने अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाना है। और
इस चीज को खुदा के वास्ते यहीं पर हाईलाइट कर लें कि आप लोगों ने सिर्फ फोकस नहीं करना कंपनी लॉ के पोर्शन पे, आप लोगों ने मर्केंटाइल लॉ को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इस चीज को अपने पल्ले से बांध लें अगर आपने बी लॉ पास करना है, क्योंकि रिसेंट अगर मैं आपसे एक और रिजल्ट शेयर करूं तो 22 बच्चे जिन्होंने सी लॉ का पेपर दिया खाली, जो कि पिछली जो स्कीम से आ रहे हैं, उसमें से भी सिर्फ 3 बच्चे ही पास कर पाए थे। तो अगेन प्रॉब्लम आपके एंड पे है। और जो सबसे बड़ा इशू आता है इस पेपर में कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसने सवाल जो सिनेरियो बेस्ड सवाल है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे लेकर चलना है। तो इसकी भी मैं आपको आज एक कुलिया बता देता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने वो फैक्चुअल इशू को आइडेंटिफाई करना है जो कि उस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि उस सवाल में आपसे आपकी डिसीजन डिमांड कर रहा है। उसके बाद आपने वो रेलिवेंट लॉ याद करके जो कि आपने क्लास में पढ़ा था उसको सोच के उसकी प्रॉपर वर्डिंग, प्रॉपर एक्सप्रेशन, प्रॉपर वोकैबुलरी, प्रॉपर ग्रामर के साथ उसको प्रोड्यूस करना है शीट के ऊपर। और ना सिर्फ प्रोड्यूस करना है, बाद में आपने इसको अप्लाई भी करना है और फाइनली एक कंक्लूजन ड्रॉ करनी है जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपने वो चीज अप्लाई भी की है, आपने सिर्फ उसको क्रैम नहीं किया। क्योंकि एप्लीकेशन वो चीज है जो कि आपसे इस लेवल के ऊपर डिमांड की जाती है कि क्या स्टूडेंट उसको प्रॉपरली लिख पा रहा है या नहीं, और यही मेक और ब्रेक होता है आपकी परफॉर्मेंस का। उसके बाद कैफ 4 जो कि एक आसान पेपर कभी हुआ करता था, अब वो आई कैप की नजर में एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनता जा रहा है, जिसका सबूत हमें रीसेंट अटेम्प्ट से मिलता है। उन्होंने ये बताया कि पेपर के अंदर शॉर्ट बिजनेस केसेस आप लोगों से डिस्कस किए गए या शॉर्ट सिनेरियोज हम उसको कह सकते हैं, और एग्जामिनर से ये एक्सपेक्ट किया गया कि यार इसके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो आपने नॉलेज लिया है, उसको अप्लाई कर दें। तो एग्जामिनर्स के कोई ऐसे हाथ पांव भूले कि वो चीजों को प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड ना तो कर पाए, और अपने जो की कॉन्सेप्ट्स थे वही भूल गए और 2 से ज्यादा ऑथर्स की थ्योरीज को मिक्स करके खिचड़ी से बनाकर उसको दे आए और कहा कि इसको खा लो। तो ऐसा नहीं होना। आप लोगों ने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अब कोशिश करनी है। अपने टीचर को पकड़ लें और उससे बार बार उसको सवाल सॉल्व करके भेजें, उससे चीजें डिमांड करें और बोलें कि यार मुझे ये प्रैक्टिस मटेरियल आपसे चाहिए क्योंकि मुझे ये पेपर पास करना है। उसके बाद बहुत सारे एग्जामिनीज ऐसे होते हैं जो कि एज इट इज थ्योरी का जो रट्टा उन्होंने मारा होता है उसको छापाते हैं, ये भूलते हुए कि उन्होंने चीजों को कैसे अलाइन करना है, कैसे आंसर को ड्राफ्ट करना है, कैसे सिनेरियोस को देखना है। तो बीएमबीएस के पेपर के साथ ये जो एप्लीकेशन वाला इशू है ये रहेगा, ये है। आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने बीएमबीएस को उठाया हुआ है, काइंडली अपने आप को इस लेवल में अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कि अगर आपको एग्जाम हॉल में बैठ के आई कैप कोई भी कैसा भी सिनेरियो दे तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। ये मैं आप लोगों से वो बातें कर रहा हूं जो कि आप लोगों ने ख्याल रखना है, चाहे आपने पेपर 6 माह पहले, सॉरी 3 माह पहले पढ़ना स्टार्ट किया या आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आई के आपने कोई भी बात आप लोगों से छुपाई नहीं है, वो खुल्लम खुल्ला बताता है कि बच्चा पास क्यों नहीं होता। और इतने बड़े बड़े कमेंट्स और डिस्क्लोजर्स के बाद भी अगर बच्चा कहे कि गलती आई कैप की है, तो फिर उस बच्चे का खुदा ही वारिस है, कोई उसको प्रॉपरली समझा नहीं सकता। उसके बाद आपसे गुजारिश की जा रही है कि लिमिटेड स्टडी ना करें, क्योंकि ये देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ये एबिलिटी को लैक कर देते हैं कि वो प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर सकें। कैफ 4 के बाद उन्हीं के भाई कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 वाले हजरात से मैं इस वक्त मुखातिब हूं। इसके अंदर मोर और लेस वही रीजंस हैं जो कि कैफ 1 में देखेंगे, क्योंकि ये भी
अकाउंटिंग का पेपर है और अकाउंटिंग के अंदर जो मेन रीजन फॉर फेलियर होता है वो आपकी पुअर प्रेजेंटेशन होती है, आपकी जो राइटिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं वो उस मेयार के मुताबिक नहीं बनी होती, आप लोगों को जो रेफरेंस दिए गए होते हैं, जो वर्किंग नोट्स आप लोग बनाते हैं वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होते, ना उनका कोई रेफरेंस आप लोगों ने सवाल के साथ अटैच किया होता है, बस आप लोगों ने स्टेप्स और पता नहीं अजीब तरीके से आप लोग वो पेपर सॉल्व करते हैं। किसी को टी अकाउंट बनाना नहीं आ रहा होता, किसी को ट्रायल बनाना नहीं आ रहा होता, किसी को आई-16 का लेजर बनाना नहीं आ रहा होता, किसी को जो है वो सवाल समझ नहीं आ रहा होता। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए इस लेवल पर आके। जो टेक्निक है, जो अप्रोच है वो पेपर सॉल्व करने की, वो आप लोग अपने टीचर के साथ बैठ के वन ऑन वन डिस्कशन करें कि आपको ये इश्यूज फेस हो रहे हैं, काइंडली हमें इसका बताएं कि हम इसको कैसे इस स्टेज पे ओवरकम कर पा रहे हैं, ताकि हम लोग एग्जाम के अंदर जाके चीजों को प्रॉपरली प्रोड्यूस कर सके और हम उन परसेंटेज में शामिल हों जो कि पासिंग है, ना कि फेलियर की। नाउ वो पेपर की बात करते हैं जो कि कहा जाता है कि बहुत कोई आसान पेपर है, जो कि ऐसा नहीं है। और रीसेंट ट्रेंड जो आईकैब ने शेयर किया है उसके अंदर भी उसने साफ साफ ये बात कर दी है कि स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। उनको नहीं पता कि थ्योरी का भी एक पोर्शन इसके अंदर होता है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर वो न्यूमेरिकल वाली साइड है। क्यों? क्योंकि बच्चा इंटायरली प्योरली सिलेक्टिव स्टडी की तरफ होता है, वो पुअर प्रेजेंटेशन करता है न्यूमेरिकल्स की, उसको फॉर्मेट्स का नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता होता कि उसने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और उसने सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। यार अगर आप लोगों को पता है कि एक सवाल इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल का होगा, एक सवाल सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल का होगा, कुछ थ्योरी के सवाल होंगे, तो आप लोग इसको क्यों, मतलब क्यों क्यों इसके अंदर फेलियर ज्यादा आता है? अच्छा, इसके अंदर ना लोग ये बहुत कहते हैं कि यार सबसे पहले आप लोग सेल्स टैक्स करो फिर इनकम टैक्स पे आना, क्योंकि सेल्स टैक्स पास करवाता है। ये वही रीजन है जो मैंने आपसे कैफ 3 में कही कि यार पहले सी लॉ कर लो फिर एम लॉ की तरफ आना। ये रॉकेट साइंस है, अब कैफ लेवल पर नहीं है, पहले किसी टाइम पे आज से 10 15 20 साल पहले होती थी, अब ऐसा कोई सीन मौजूद नहीं है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं और इसके साथ साथ थ्योरी रखती है। खाली सेल्स टैक्स आपको कैफ टैक्स कभी भी पास नहीं करवा सकता, कभी भी पास नहीं करवा सकता, ये आप लोग लिख लें। सिलेक्टिव स्टडी करना खुदा के वास्ते बंद कर दें, अपनी राइटिंग को बेहतर कर लें, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर लें और चीजों को अगर आपने मेमोराइज कर लिया है, जो सेक्शंस आप लोगों ने मेमोराइज कर लिए हैं उनको उस तरीके से तैयार करें कि आपको उनका क्रक्स समझ आए, ना कि बस आप उसको अपने दिमाग में उतार लें। और अगेन मैं वो बात रिपीट करूंगा कि खाली सेल्स टैक्स आपको पास नहीं करवा सकता। मैं इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उर्दू में लिख रहा हूं कि खाली सेल्स टैक्स आपको पास नहीं करवा सकता। खाली सेल्स टैक्स जनाब आपको पास नहीं करवा सकता, ये चीज तो आप अपने पल्ले से बांध लें। तो अभी तक हम लोगों ने कैफ 1 से कैफ 6 की बात की, अब हम आगे चलेंगे कैफ 7 8 9 की दुखी आत्माओं की तरफ, जिनको इस दफा कैफ ने बहुत ही डीमोटिवेट कर दिया है अपने रिजल्ट के साथ। ठीक है जनाब, तो कैफ 7 के अंदर हम लोग देखते हैं कि मोरलेस वही रीजन है जो कि कैफ 1 और कैफ 5 के हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं अकाउंटिंग का एक हमजोली भाई है। टॉपिक्स आप लोग पूरे तैयार करें, एक्स्ट्रा टाइम दें अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। एग्जामिनर्स आर देयरफॉर स्ट्रांगली एडवाइज्ड कि वो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर दे अगर उन्होंने एक रीजनेबल टाइम उस चीज के ऊपर लगा लिया है। पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें। अगेन वही बात की कि 40 से 48 में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम एरियाज को कवर अप नहीं किया होता। एग्जामिनर्स टॉपिक्स को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं इस अजम्पशन के साथ कि वो अब दोबारा टेस्ट नहीं होंगे। तो हम लोगों ने इन एरियाज को देखना है।
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जब भी आपके आंखों के सामने आता है तो आप लोगों को यही नहीं पता चल रहा होता कि आप लोगों ने सवाल को शुरू कहां से करना है और एंड कहां पे करना है, इसमें कितने टॉपिक्स और कितने कॉन्सेप्ट और कितने सब कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। तो इसका एक मेन जो रीजन है दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जनाब आप लोगों ने इसमें अपनी प्रैक्टिस को प्रॉपर लेकर चलना है। कैफ 9 की अगर मैं बात करूं तो मैं इस अकेले के ऊपर कोई 2 घंटे बोल सकता हूं, बट मैं ये नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमन इश्यूज को डिस्कस करना जरूर चाहूंगा यहाँ पे कि एग्जामिनर्स अंडर परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो एप्लीकेशन नहीं कर पाते, वो चीजों को एप्लीकेशन बेस्ड एरियाज को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके अलावा वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर पाते। उनसे ये एडवाइस की जाती है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ लिया करें। अगर आप लोग एक चीज को गौर करें तो एग्जामिनर्स हैं वो हमेशा से यही एक ही बात बार बार कह रहा है कि रूट कॉज वही है, सब्जेक्ट्स बदलते जा रहे हैं। आप लोग अगर उसको इसकी कोई सी भी 3 से 4 बातें मान लेना यार तो शायद वो आपको पास ही कर दे। तो इस सेशन से अगर आपको 1% भी फायदा मिला मेरे एंड से तो देन आई वुड बी लकी टू गाइडेड यू प्रॉपर्ली।